हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ड्रीम एकेडमी की साइंस क्लास में। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, प्रकाश, लाइट होता क्या है। देखिए, ये एक अनुभव का विषय है और इस अनुभव के विषय से ही हमारे सारे कंसेप्ट निकल के आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रकाश, सबसे पहला प्रश्न, प्रकाश क्या है वास्तव में, प्रकाश की क्या परिभाषा है। तो प्रकाश को यदि हम हमारे दैनिक जीवन के अनुभव वाली जो बात थी वहीं से परिभाषा ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यानी इस समय वीडियो में आप यदि मुझे देख पा रहे हैं तो मैं जहाँ ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वहाँ पर लाइटिंग है, लाइट है, प्रकाश है, तो आप मुझे देख पा रहे हैं। और यदि आप कमरे के अंदर बैठे हैं और किसी और चीज़ को देखना चाहते हैं तो वहाँ पर प्रकाश होगा तो आप देख पाएंगे। अर्थात किसी वस्तु में ऐसा गुण नहीं है, गुण वहाँ पर उपस्थित प्रकाशीय ऊर्जा है जिसके कारण से हम उसे देख पाते हैं। तो देखिए, पहला हमारा कंसेप्ट क्या निकल के आता है, प्रकाश क्या है। इसका जवाब हमें मिलेगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और ऊर्जा में कौन सा गुण है, ये हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायक होती है, वही प्रकाश है। अब दूसरी चीज देखिए, प्रकाश जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है, यानी प्रकृति के अंदर या इस धरती पर जहाँ हम रह रहे हैं पृथ्वी पर, यहाँ प्रकाश का मूल स्रोत या सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो प्रकाश का पृथ्वी पर एकमात्र मूल स्रोत सूर्य है। तो यहाँ से हमारे लिए अगला कंसेप्ट आएगा। देखिए, प्रकाश का पृथ्वी पर मूल स्रोत है सूर्य, यानी बेसिक जो सोर्स है वो सूर्य है। इन दो से हमारे पास एक परिभाषा आएगी कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं या देखने में हमारे लिए वो सहायक होती है। और पृथ्वी पर प्रकाश का मूल स्रोत है सूर्य। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे कृत्रिम सोर्स हैं, लेकिन पृथ्वी पर प्रकाश का मूल स्रोत की बात की जाए तो सूर्य है। अब प्रकाश के गुणों की बात करते हैं, तो प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रकाश के गुणों में सबसे पहला जो गुण हम यहाँ अध्ययन करेंगे वो है प्रकाश का रंग, कलर। अब देखिए, एक सामान्य प्रकाश जो सूर्य से प्राप्त होता है पृथ्वी पर वो तो श्वेत प्रकाश होता है, लेकिन उस श्वेत प्रकाश के कारण से हमें बहुत सारी वस्तुओं के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए हम एक सामान्य से डायग्राम की बात करते हैं। और वो देखिए, पृथ्वी पर प्रकाश का मूल या बेसिक सोर्स क्या है, सूर्य। और सूर्य से जो प्रकाश आएगा वो श्वेत प्रकाश होगा, 7 रंग के प्रकाश का मिक्सचर होगा। और ये जो 7 रंग के प्रकाश का मिक्सचर है, ये जब किसी वस्तु पर गिरेगा तो वो वस्तु जो होगी उस 7 रंगों में से किसी प्रकाश के साथ कैसी क्रिया कर सकती है, वही उस वस्तु का रंग होगा। अर्थात उन 7 रंग में से वस्तु कुछ रंगों को अवशोषित करेगी और किसी एक विशेष रंग को अवशोषित नहीं करेगी, एज इट इज परावर्तित कर देगी। और जिस रंग को वो परावर्तित करेगी वही रंग हमें उस वस्तु का रंग दिखाई देगा। जैसे मैंने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन रखी है, तो यहाँ जो लाइटिंग मेरे ऊपर आ रही है उस लाइटिंग में जो 7 कलर हैं उसमें से बाकी 6 रंग को तो ये अवशोषित कर रही है, लेकिन हरे रंग को परावर्तित कर रही है। और हरे रंग को परावर्तित कर रही है तो हरा रंग जो है वो ही यहाँ कैमरे में शूट हो रहा है, तो आपको हरा दिखाई देगा। जैसे यहाँ उदाहरण से लेते हैं हम, सूर्य से आने वाले प्रकाश में 7 रंग होंगे, जिनमें से 4 को मैंने यहाँ इन अलग अलग कलर से दिखाया। ये एक सेब है, तो ये फ्रूट जो होगा वो बाकी सारे रंगों को अवशोषित कर लेगा, लेकिन लाल रंग को अवशोषित नहीं करेगा और लाल रंग को यहाँ से परावर्तित कर देगा। और ये जो लाल रंग होगा ये देखने वाले व्यक्ति की आँख पर और उसकी आँख के रेटिना तक पहुँचेगा और रेटिना पर उस वस्तु की इमेज बनेगी और वो इमेज वहाँ से दृक तंत्रिकाओं के माध्यम से उसके मस्तिष्क तक पहुँचेगी और मस्तिष्क में वो सेव जो होगी वो लाल रंग की दिखाई देगी। तो ये है प्रकाश के रंग का कंसेप्ट। तो यहाँ पर देखिए, प्रकाश जो है वो उसी रंग का दिखाई देगा जिस रंग को वस्तु परावर्तित
करती है, जिन रंगों को अवशोषित कर लेती है वो रंग दिखाई नहीं देते हैं। अब यहाँ पर एक विशेष कंसेप्ट क्या है, देखिए, जब वस्तु किसी एक रंग को परावर्तित करती है उसी रंग की दिखाई देती है। जब प्रकाश की तरंग में से या किरण में से वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है, सभी रंगों को कर देती है परावर्तित, तो ध्यान रखिए वो वस्तु हमेशा श्वेत रंग की दिखाई देती है। और यदि वो वस्तु किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है, किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है, तो वो वस्तु काली दिखाई देगी। यहाँ काले रंग के लिए एक कंसेप्ट और याद रखें। यहाँ पर देखिए 7 में से 6 रंगों को अवशोषित किया था, 1 को परावर्तित किया था। ये देखिए इन सभी रंगों में से केवल लाल को परावर्तित किया था तो वस्तु लाल दिखाई दे रही थी। जितने रंग हैं उन सभी को परावर्तित कर देगी तो श्वेत दिखाई देगी, लेकिन किसी को भी परावर्तित नहीं कर रही है, यानी कि जितने रंग का प्रकाश वहां आपतित हुआ है सभी को यदि वस्तु ने अवशोषित कर लिया है तो वस्तु काले रंग की दिखाई देगी। तो काले रंग और श्वेत रंग के लिए 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। जब वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो काली दिखाई देती है, और सभी रंगों को परावर्तित कर देती है तो श्वेत दिखाई देती है, और सभी रंगों में से केवल एक रंग को परावर्तित करती है तो जिस रंग को परावर्तित करती है उसी रंग की दिखाई देगी। ये तो थे वस्तु के कंसेप्ट, प्रकाश के परिदृश्य के अंदर रंग से संबंधित। अब वस्तुएं प्रकाश के हिसाब से कितने प्रकार की होंगी, तो देखिए वस्तुओं के कंसेप्ट की बात करते हैं कि वस्तु कितने प्रकार की हो। पहला रंग हो गया, और दूसरा रंग और वस्तु, या कहें प्रकाश और वस्तु का मिला हुआ कंसेप्ट, यानी कि इनका सामूहिक जो गुण है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है और उस वस्तु पर प्रकाश का क्या होगा, प्रकाश किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, वो वस्तु की प्रकृति को भी फिक्स करता है, निर्धारित करता है। किस प्रकार से करेगा, देखिए, जब प्रकाश आपतित हो और किसी वस्तु में से वो पार हो जाए, यानी कि पारगमित हो जाए, वस्तु में से आर पार निकल जाए, आने वाला प्रकाश यदि किसी वस्तु में से पार निकल जाता है, जैसे मान लीजिए ये कोई अवरोध है और इधर से प्रकाश आपतित हो रहा है, ये यदि पूरा का पूरा प्रकाश इस वस्तु में से पार निकल जाता है तो इस वस्तु को कहेंगे हम पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे पानी, कांच, ये सभी क्या हैं, पारदर्शी वस्तुएं, यानी प्रकाश आता है, इन पर गिरता है या आपतित होता है और प्रकाश इन वस्तुओं में से पार निकल जाता है, तो पारदर्शी। जब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है लेकिन आगे नहीं निकल पाता है, यानी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं को कहते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं, जिस प्रकार से धातु की बनी हुई प्लेट, लकड़ी की बनी हुई सतह या मकानों की दीवारें, ईंट, पत्थर, ये सभी क्या हैं, अपारदर्शी। इन पर प्रकाश आपतित तो हो सकता है लेकिन पार नहीं निकल सकता, अपारदर्शी वस्तुएं हैं। इसके अलावा एक स्थिति और होती है जिसके अंदर जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर आपतित तो होती हैं, आपतित होती हैं, पार भी निकलती हैं, लेकिन जितनी मात्रा में आती हैं उतनी पूरी पार नहीं निकल पाती। यानी कि यदि 100 प्रकाश की तरंगें आपतित होती हैं तो 50, 40 या 60 थोड़ी मात्रा में प्रकाश पार निकलता है और कुछ रुक जाता है। यानी कि जिसके अंदर पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों के गुण पाए जाते हैं, ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है पारभासी वस्तुएं। और इसका एक ही उदाहरण है जिसको हमारी बुकों के अंदर छोटी क्लासों में 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक यूज लिया जाता है। कागज़ पर यदि हम तेल लगाएंगे तो कागज़ में से हमें आंशिक रूप से दिखाई देगा, तो वो स्थिति कहलाती है पारभासी स्थिति। अब तीसरे गुण पे आते हैं। देखिए,
सरल रेखीय गमन। सरल रेखीय गमन ये प्रकाश का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश की किरणें जो हैं वो मुड़ती हुई गमन नहीं करते, यानी कि जिस प्रकार से हम बोलते हैं, किसी एक कमरे में बोल रहे हैं तो हमारी ध्वनि जो है वो घूमती हुई या मुड़ती हुई किसी भी मार्ग से अंदर के कमरे तक आवाज़ जाएगी, लेकिन यदि प्रकाश होगा तो वो दीवार को से घूमकर या अवरोधों से घूमकर अंदर नहीं जाएगा। यानी ध्वनि जो है वो तो घूमती हुई या विचलित होती हुई भी गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। जिसका उदाहरण और प्रयोग की बात करें तो छोटी क्लासों में हमारे पास 2 प्रयोग आए थे, जिन प्रयोगों का यहाँ पर मैं आपको पुनर्स्मरण कराऊंगा। कक्षा 7-8 में 2 प्रयोग आए थे हमारे पास। जैसे एक प्रयोग आया था कि एक बच्चा एक पाइप जो है उस पाइप से यहाँ आँख लगाकर सामने जलती हुई मोमबत्ती को देखने का प्रयास करता है, तो सीधी पाइप में से उसे मोमबत्ती दिखाई देती है, और इसी पाइप को यदि उसने मोड़कर इस प्रकार के आकार का कर दिया है और फिर इसी पाइप में से वो देखने का प्रयास करता है तो उसे मोमबत्ती दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। जब तक मार्ग सीधा उपलब्ध होगा प्रकाश दिखाई देगा, गमन करेगा, लेकिन किसी भी वक्राकार या घूमते हुए या जिगजैग पथ में से प्रकाश गमन नहीं करेगा। इसके अलावा एक प्रयोग और हमने किया था छोटी क्लासों में। जैसे इस प्रकार से 3 गत्ते लगा दिए क्रम से, और इन गत्तों के आगे एक मोमबत्ती लगा दी, और इस मोमबत्ती को देखने के लिए इन गत्तों के अंदर छेद कर दिया, और जब यहाँ से हम इसे देखने की कोशिश करते हैं तो सारे गत्तों में छेद बराबर है, तो हमें मोमबत्ती गत्तों में से भी आर पार दिखाई देगी उस छेद के माध्यम से। अर्थात प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है, और प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करने का ये गुण जो है ये प्रकृति को एक बहुत ही बड़ा उपहार प्रदान करता है, और वो उपहार कहलाता है छाया, शैडो। छाया जो है वो प्रकाश के इसी गुण के कारण से बनती है। और किस प्रकार से बनती है, देखिए, इस गुण को और इन गुण को दोनों को मिलाएंगे तो छाया बनेगी। प्रकाश जब अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होता है तो उसके सरल रेखीय गमन के कारण से वस्तु की छाया बनेगी। 2 गुण एक साथ आएंगे। देखिए, छाया कब बनती है, जब वस्तु कैसी हो, अपारदर्शी वस्तु हो, अपारदर्शी, और प्रकाश का गमन कैसा होता है, सरल रेखीय। यानी दोनों गुणों को मिला दीजिए, छाया के लिए कंसेप्ट बन जाएगा कि सरल रेखीय गमन करती हुई प्रकाश की किरण जब किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो वस्तु की छाया बनती है। और छाया की बात यदि हम करें तो छाया जो है वो जितने एंगल से प्रकाश आपतित होगा उतनी ही बड़ी होगी। जैसे सुबह पूर्व दिशा में जब सूर्योदय होता है उस समय यदि कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी छाया पश्चिम में बनती है। तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट जुड़ गया है, जिधर प्रकाश स्रोत होगा छाया उसकी विपरीत दिशा में होगी, और जितना अधिक एंगल होगा उतनी ही बड़ी छाया बनेगी। जैसे ये सूर्य है, पूर्व दिशा में है, यहाँ पर कोई ये वृक्ष खड़ा है, इस वृक्ष की छाया, तो देखिए इससे प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आपतित हो रही हैं सीधी रेखा में, तो इसकी छाया जो होगी वो इस वृक्ष से यहाँ बनेगी इस प्रकार से। तो देखिए जिधर प्रकाश स्रोत होगा छाया हमेशा उसके विपरीत दिशा में बनेगी, और जितना अधिक एंगल होगा उस के लिए छाया उतनी ही बड़ी बनेगी। जैसे सुबह जो एंगल होता है वो बिल्कुल सामने, यानी कि इसको गौर से देखिए, यहाँ ये सीधा खड़ा है, प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ एंगल छोटा होता जाएगा, और जब 0 डिग्री का एंगल होगा, बिल्कुल सूर्य ऊपर होगा, उस समय छाया छोटी होगी। देखिए यहाँ पर एंगल है इस प्रकार से, ये पेड़ का है और ये सूर्य का है, तो 90 डिग्री का एंगल है। अब सूर्य जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये कोण जो होगा ये क्रम से छोटा होता जाएगा, और दोपहर के अंदर ये कोण हो जाएगा 0 डिग्री एंगल।
तो सुबह सबसे बड़ी साइज की छाया बनेगी, दोपहर में सबसे छोटी साइज की बनेगी, और जैसे जैसे सूर्य पश्चिम में जाएगा छाया का आकार वापस बड़ा होता जाएगा, लेकिन छाया की दिशा विपरीत हो जाएगी। सुबह से लेकर दोपहर तक छाया बनती है पश्चिम दिशा में, और दोपहर के बाद में छाया बनना शुरू हो जाती है पूर्व दिशा में। तो ये छाया का कंसेप्ट देखिए। सारे कंसेप्ट्स को हम एक बार मिला देते हैं, उसके बाद में बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्रकाश की सरल रेखा में गमन करती हुई, पहला इसका कंपोनेंट देखिए सरल रेखीय गमन सूर्य के प्रकाश का। तो प्रकाश की किरणें सरल रेखा में गमन करती है। गमन करती हुई जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर गिरती हैं तो उस वस्तु की प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में छाया बनती है। सूर्य स्रोत है प्रकाश का, सरल रेखा में गमन करती हुई किरणें हैं, अपारदर्शी वस्तु वृक्ष है, और छाया जो बनती है वो सूर्य की विपरीत दिशा में बनती है। छाया की आकृति जो होगी वो एंगल पे या कोण पे निर्भर करती है। यहाँ पर सूर्योदय के समय पेड़ में और सूर्य में 90 डिग्री का एंगल है, सबसे बड़ी छाया बनेगी। जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाएगा छाया का आकार छोटा होता जाएगा। दोपहर के समय जब पेड़ के बिल्कुल ऊपर सूर्य होगा सबसे छोटी छाया होगी, और जब दोपहर के बाद में सूर्य पश्चिम की ओर जाएगा तो छाया फिर बड़ी होना शुरू हो जाएगी, लेकिन छाया की दिशा बदल जाएगी, वो पूर्व दिशा में बनेगी। अगले गुण पे आते हैं, देखिए प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति जो है उसमें समय समय पर जिस प्रकार से प्रकाशिक घटनाओं का अध्ययन किया गया, नए नए सिद्धांत जुड़ते गए, और अब जो प्रचलित है वो सिद्धांत अस्तित्व में आया। देखिए प्रकाश की प्रकृति के लिए सर्वप्रथम जो सिद्धांत दिया गया उसके अनुसार प्रकाश जो है वो एक तरंग है। प्रकाश एक ऊर्जा की तरंग है, और इस सिद्धांत से प्रकाश की कुछ घटनाएं थी जिन्हें आराम से आसानी से समझाया जा सका, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, अध्यारोपण, अपवर्तन, परावर्तन। इन सभी घटनाओं को प्रकाश की इस तरंग प्रकृति से समझाया गया। क्या क्या थी घटनाएं देखिए, व्यतिकरण, विवर्तन, अध्यारोपण, अपवर्तन और परावर्तन। बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन यहाँ जो प्रचलित उदाहरण हैं मैं उन्हीं की बात करूँगा। ये घटनाएं ऐसी थी जिससे ये समझाया जा सका कि हाँ प्रकाश एक तरंग है और तरंग के रूप में ऊर्जा है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी उस दौर में भी थी जिनको प्रकाश के इस सिद्धांत से नहीं समझाया जा सका, और वो घटनाएं थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझाया जा सकता था। 20वीं सदी के प्रारंभ में एक बहुत ही जीनियस भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको कि बाद में नोबेल पुरस्कार दिया गया, उन्होंने एक घटना थी जिसका अध्ययन किया, प्रकाश का द्रव्यों के साथ अन्योन्य क्रिया, जिसे कहा जाता है रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव। उस रमन प्रभाव का भी तरंग प्रकृति से स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता था। तब प्रकाश के बारे में सिद्धांत दिया गया कि प्रकाश एक कण है, यानी प्रकाश की दो घटनाएं मूलतः फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और रमन प्रभाव, इनको समझाने के लिए प्रकाश को एक कण माना गया, ऊर्जा के कण माने गए। लेकिन देखिए दोनों ही सिद्धांतों में एक एक कमी थी कि जो कण सिद्धांत से घटनाएं समझाई जा सकती थी, कण सिद्धांत से इन घटनाओं को नहीं समझाया जा सकता था, और इन घटनाओं से इनको नहीं समझाया जा सकता था। यानी कि प्रकाश की बात करें तो प्रकाश के बारे में ना तो 100% तरंग सिद्धांत सही था और ना ही कण सिद्धांत सही था, क्योंकि प्रकाश की संपूर्ण घटनाओं की व्याख्या कोई भी एक सिद्धांत नहीं कर पा रहा था। इसी समस्या के समाधान के लिए एक वैज्ञानिक था, नाम है डी ब्रोगली। उन्होंने प्रकाश का द्वैत सिद्धांत दिया, और द्वैत सिद्धांत में उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे कण या पैकेट्स की एक तरंग है, जो कभी तरंग की तरह कार्य करती है और कभी कण की तरह कार्य करती है, और इसे कहा गया प्रकाश का द्वैत सिद्धांत या कण
तरंग सिद्धांत, जिसे आजकल क्वांटम यांत्रिकी के अंदर कहा जाता है तरंग कण सिद्धांत या फोटोन सिद्धांत। प्रकाश के जो छोटे छोटे कण थे, पैकेट थे, उनको कहा गया फोटोन और उनका एक जो बीम था उसे कहा गया तरंग। यानी कि क्वांटम यांत्रिकी का जो फोटोन सिद्धांत है वो वास्तव में डी ब्रोगली का प्रकाश का द्वैत सिद्धांत है। अब देखिए, मैं यहाँ प्रकाश के बारे में एक विशेष घटना है जिसके बारे में आपसे बात करता हूँ। प्रकाश की किरणें जो हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं, लेकिन जब प्रकाश की किरणों के मार्ग में प्रकाश की किरणों के तरंग दैर्घ्य की कोटि के अवरोध आते हैं तो प्रकाश की किरणें उनके किनारों से मुड़ जाती हैं और उसी से घटनाएं घटित होती हैं, व्यतिकरण और विवर्तन। जैसे प्रकाश की किरण के मार्ग में बहुत बारीक छेद होगा तो उस छेद से निकलते हुए प्रकाश के किनारों पर देखिए, आपको बीच में प्रकाश बहुत तेज होगा, किनारों पर आपको धुंधला दिखाई देगा। या बहुत छोटा अवरोध आ जाता है तो उसकी छाया के किनारों पर देखना, उसकी छाया के किनारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये स्थिति उत्पन्न होती है जब प्रकाश की तरंग के मार्ग में अवरोध जो होते हैं वो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि के होते हैं तो उनके किनारों से प्रकाश मुड़ जाता है। और ये एक विशेष घटना है। शुरुआत में हमने जिससे बात शुरू की थी वो बात भी यही स्पष्ट होती है कि जब हम बोलते हैं तो ध्वनि की जो तरंग है वो दूर घूमती हुई पहुंच जाती है। जैसे हम आगे के कमरे में बोलेंगे तो पीछे तक आवाज़ चली जाएगी, लेकिन आगे के कमरे में लाइट टॉर्च से रोशनी करेंगे तो पीछे के कमरे में नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ पर ध्वनि का जो तरंग दैर्घ्य है वो प्राकृतिक जो अवरोध हैं उनकी कोटि का होता है, तो वो पर ध्वनि की तरंग मुड़ जाती है। लेकिन प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इस कारण से प्रकाश की किरणें उन अवरोधों के किनारों से मुड़ती नहीं हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे के चैप्टर की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जिनको वीडियो अच्छा लगे वो लाइक शेयर करें और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।